Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे सोमरफेल्ड का परमाणु प्रतिरूप। सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी संरचना की व्याख्या करने के लिए सोमरफेल्ड ने बोर के परमाणु प्रतिरूप में परिवर्धन यानी संशोधन करते हुए सुझाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके केंद्र फोकस पर नाभिक होता है। यहाँ पर जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी संरचना है उसकी व्याख्या करने के लिए सोमरफेल्ड थे, उन्होंने बोर के परमाणु प्रतिरूप में संशोधन परिवर्तन करते हुए सुझाया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके केंद्र यानी फोकस पर नाभिक होता है। इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो किसी क्षण दो निश्चित निर्देशांकों r तथा फाई से दिया जाता है, जहाँ r है त्रिज्यीय सदिश और फाई है द्विगंशी कोण या सदिशी कोण, अर्थात वह कोण जो त्रिज्यीय सदिश दीर्घाक्ष के साथ बनाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दीर्घवृत्तीय कक्षक में स्थिति तथा वेग घटक को बताया गया है। अतः एक इलेक्ट्रॉन की दो स्वतंत्रता की कोटि होती है। सोमरफेल्ड के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के क्वांटीकरण के लिए एक प्रतिबंध है। त्रिज्यीय दूरी r से संबंधित क्वांटीकरण प्रतिबिंब यह है कि इलेक्ट्रॉन के त्रिज्यीय कोणीय संवेग को कोणीय संवेग को h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो PR इक्वल टू होगा nr h/2π, जहाँ nr इक्वल टू होता है 0, 1, 2 डैश को त्रिज्यीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार द्विगंशी कोण होता है फाई से संबंधित क्वांटम प्रतिबंध यह है कि कोणीय संवेग को h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए, अर्थात p फाई इक्वल टू होगा p फाई इक्वल टू होगा n फाई h/2π, जहाँ n फाई की वैल्यू होगी 1, 2, 3 डैश, जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। चूँकि nr तथा n फाई दोनों ही पूर्णांक है, अतः nr प्लस n फाई इक्वल टू होता है n, जहाँ n है मुख्य क्वांटम संख्या तथा n इक्वल टू होगा 1, 2, 3 डैश। यदि A और B क्रमशः दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घाक्ष तथा अर्ध लघु अक्ष है, A और B जो है वो दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घाक्ष और अर्ध लघु अक्ष है, तब उपयुक्त प्रतिबंध से हमें प्राप्त होता है B/A इक्वल टू n फाई अपॉन n। यह कक्षक के लिए क्वांटम प्रतिबंध है। अतः सोमरफेल्ड के अनुसार ऐसे दीर्घवृत्तीय कक्षक मान्य है जिनके लिए अर्ध लघु अक्ष का अर्ध दीर्घाक्ष के साथ अनुपात द्विगंशी क्वांटम संख्या व मुख्य क्वांटम संख्या के अनुपात के बराबर हो। सोमरफेल्ड के अनुसार ऐसे दीर्घवृत्तीय कक्षक मान्य यहाँ पे जिनके लिए अर्ध लघु अक्ष का अर्ध दीर्घाक्ष के साथ अनुपात
द्विगंशी क्वांटम संख्या व मुख्य क्वांटम संख्या के अनुपात के बराबर हो। स्पष्ट है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या n5 इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति का निर्धारण करता है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या n5 वो इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति है, उसका निर्धारण करेगा। n के किसी दिए गए मान के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या n5 के n मान n5 इक्वल टू होंगे 1 2 3 डैश n संभव है। अतः क्वांटम सिद्धांत B/A इक्वल टू होगा n5/n के अनुसार n के किसी एक मान के संगत विभिन्न उत्क्रांतता वाले n उपकक्षक संभव है। चित्र में यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए संभावित उपकक्षक प्रदर्शित है। तो n इक्वल टू 3 के लिए n5 का मान होगा 1 2 3। यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए संभावित उपकक्षक को दिखाया गया है, जिसमें n इक्वल टू 3 के लिए n5 का मान होगा 1 2 3। क्वांटीकृत दीर्घवृत्तीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा वो केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर ही निर्भर करती है। क्वांटीकृत दीर्घवृत्तीय कक्षक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी वो केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर ही निर्भर करेगी, न कि द्विगंशी क्वांटम संख्या n5 पर। तथा ऊर्जा का मान है वो बोर सिद्धांत में वृत्तीय कक्षक के लिए प्राप्त कुल ऊर्जा के बराबर ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा ही निर्धारित होता है। अतः सोमरफेल्ड के दीर्घवृत्तीय कक्षा सिद्धांत में कोई नया ऊर्जा स्तर नहीं पाया गया। यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वांटीकृत दीर्घवृत्तीय कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है वो केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर ही निर्भर होता है, न कि द्विगंशी क्वांटम संख्या n5 पर। तथा ऊर्जा का जो मान है वो बोर सिद्धांत में वृत्तीय कक्षक के लिए प्राप्त कुल ऊर्जा के बराबर होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा ही निर्धारित होती है। अतः सोमरफेल्ड के दीर्घवृत्तीय कक्षक सिद्धांत में कोई भी नया ऊर्जा स्तर नहीं पाया गया। अब हम इसमें आपेक्षिकी संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। सोमरफेल्ड के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षक में चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षक में चक्कर लगाते हैं, लेकिन दीर्घवृत्तीय कक्षक में कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग है वो परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के बहुत पास से गुजरता है तब इसका वेग है बढ़ जाता है। अतः आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। इसलिए आपेक्षिकता के सिद्धांत लागू करने पर n के किसी एक मान के लिए n5 के भिन्न मानों के संगत थोड़ी ऊर्जा अंतर वाले भिन्न उपकक्षक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे सोमरफेल्ड के अनुसार था कि कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षक में चक्कर लगाते हैं, लेकिन दीर्घवृत्तीय कक्षक है उसमें जो कोणीय संवेग संरक्षण है उसके अनुसार
इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो परिवर्तित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के बहुत ही पास से गुजरता है तब उसका वेग है वो बढ़ जाता है। अतः आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। इसलिए आपेक्षिकता के सिद्धांत लागू करने पर n के किसी मान के लिए n फाई के भिन्न मानों के संगत थोड़ी ऊर्जा अंतर वाले भिन्न उपकक्षक प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं, सोमरफेल्ड प्रतिरूप का आपेक्षिकी संशोधन करने पर हम पाते हैं कि n के किसी एक मान के संगत ऊर्जा स्तर n उप ऊर्जा वाले स्तरों में विभक्त यानी खंडित हो जाता है, जिनकी ऊर्जाओं में थोड़ा अंतर होता है। जो सोमरफेल्ड प्रतिरूप का हम जब आपेक्षिकी संशोधन करते हैं तो हम पाते हैं कि n के किसी एक मान के संगत ऊर्जा स्तर n उप ऊर्जा वाले स्तरों में विभक्त यानी खंडित हो जाता है, जिनकी ऊर्जाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। अब इस सिद्धांत की सहायता से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को समझाई जा सकती है। संशोधित सोमरफेल्ड के सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की H अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना को भी समझाई जा सकती है। यहाँ पे हम H अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन। तो हाइड्रोजन परमाणु के जो संशोधित सोमरफेल्ड है उसके सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के जो बामर श्रेणी की H अल्फा रेखा है उसकी सूक्ष्म संरचना को कैसे बताया गया हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की H अल्फा रेखा इलेक्ट्रॉन में n=3 ऊर्जा स्तर से n=2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण से प्राप्त होता है। सोमरफेल्ड के आपेक्षिकी परमाणु प्रतिरूप के अनुसार n=3 के संगत ऊर्जा स्तर है वो 3 अन्य उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, जो कि n=1, 2, 3 से संबंधित होते हैं। जबकि n=2 के संगत ऊर्जा स्तर है वो 2 उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, जो कि n=1 व 2 से संबंधित होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जो बामर श्रेणी की H अल्फा रेखा है वो इलेक्ट्रॉन में n=3 ऊर्जा स्तर से n=2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण से प्राप्त होता है। तो ऊर्जा स्तर में जो सोमरफेल्ड के आपेक्षिकी परमाणु प्रतिरूप के अनुसार n=3 के संगत ऊर्जा स्तर है वो 3 अन्य उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि सोमरफेल्ड का जो आपेक्षिकी परमाणु प्रतिरूप है उसके अनुसार n=3 के संगत ऊर्जा स्तर है वो 3 उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, जो कि n=1, n=2, n=3 से संबंधित है। जबकि n=2 के संगत ऊर्जा स्तर 2 उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, जो कि n=1 और n=2 से संबंधित होते हैं। संक्रमण नियम है वो 2 ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनों के उस संक्रमण को मान्य करता है जिनके लिए n फाई का मान होता है +-1
तो डेल n पाई इक्वल टू होगा ±1। चित्र से स्पष्ट है कि उच्च उप ऊर्जा स्तर से निम्न उप ऊर्जा स्तर के केवल 3 संक्रमणीय मान हैं, जो हम अभी देखे डायग्राम पे, अर्थात H अल्फा रेखा के 3 अवयव होते हैं। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि H अल्फा रेखा की वास्तव में 5 अन्य अवयवी रेखाएं होती है। अतः स्पष्ट है कि सोमरफील्ड का जो आपेक्षिकी प्रतिरूप है वो केवल H अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना ही समझा सका, जबकि यह सिद्धांत H अल्फा रेखा के 5 अवयवी रेखाओं के बारे में कुछ नहीं बता सका। इसके अतिरिक्त इस प्रतिरूप के द्वारा कुछ अन्य घटना जैसे जीवन प्रभाव या आदि की भी व्याख्या नहीं की जा सकती, और यह जो प्रतिरूप है वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। यहाँ पे जो आपेक्षिक प्रतिरूप की केवल है वो H अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना ही समझा सका, जबकि यह सिद्धांत है वो H अल्फा रेखा के 5 अवयवी रेखाओं के बारे में कुछ नहीं बता पाया, और यह कुछ घटना जैसे जीवन प्रभाव हो गया आदि की भी व्याख्या नहीं कर सका, और यह प्रतिरूप एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका।